अच्छा जी, कल इनरश करंट थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। स्टार्टिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर which flows at that side of the transformer which is connected with the source. So normally the primary is connected with the source. So इसलिए the inrush current also flows on primary side. इन एक ही साइड पे फ्लो होता है। तो जब एक ही साइड पे फ्लो होगा then the CT of the primary side will give the secondary current while there will be no current flowing in the secondary side CT. तो डिफरेंशियल रिले जो है it will sense it as a fault यानी as internal fault, जिससे जो है रिले माल फंक्शन करेगी। सो हाउ टू अप्रोच टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम, इसमें पहली जो ऑप्शन है बहुत सिंपल सी ऑप्शन है, सोल्यूशन है कि जी आप desensitize the relay for a brief period of time just after switching on। यानी ये जो रिले है इसको आप ड्यूरिंग स्टार्टिंग बाईपास कर दें। डिसेंसिटाइज मींस कि इसको बाईपास कर दें, यानी सिग्नल ही ना दे रिले को, बल्कि स्टार्टिंग में रिले जो है वो बाईपास है और जब ट्रांसफार्मर ऑन हो जाए उसके बाद रिले जो है वो सर्किट में इंटैक्ट कर दें। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है जी? इसमें डिसएडवांटेज, लेट सपोज अगर एट द सेम टाइम एक्चुअल फॉल्ट है ट्रांसफार्मर में, उसी टाइम हो सकता है तो इंसुलेशन फेल्यूर हो गया उस टाइम, देन क्या होगा? दी रिले विल बी ब्लाइंड टू फॉल्ट इफ इट हैपेंस एट द सेम टाइम। यानी जिस टाइम आपने ये रिले जो है डिसेंसिटाइज की, उसी टाइम अगर लेट सपोज फॉल्ट है, इंसुलेशन डैमेज हुआ, देन द रिले विल ब्लाइंड। फिर जो है रिले ऑपरेट ही नहीं होगी फॉर दी फॉल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये जो सोल्यूशन है ये मतलब है कि फिजिबल नहीं है। तो दूसरा जो है जो सोल्यूशन है उसमें आइडिया के कंपैरिजन ऑफ द वेवफॉर्म्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट करंट विद दैट ऑफ द इनरश करंट। इन ये जो दो इंटरनल फॉल्ट करंट अगर आता है तो वो वेवफॉर्म, और जो इनरश करंट है वो वेवफॉर्म, उसको उन दोनों वेवफॉर्म्स को यानी करंट्स को अगर आप कंपेयर करें, उसकी एनालिसिस करें, तो जब आप एनालिसिस करते हैं इन दोनों करंट्स की तो उसमें आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी विद द इनरश करंट वेवफॉर्म। तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो है हार्मोनिक्स। इनरश करंट जो है इज रिच इन हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स आपको पता है कि जी फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा उसमें बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इसी तरह। तो ये जो हार्मोनिक्स हैं ये इनरश करंट में मौजूद होते हैं, वेराज इंटरनल फॉल्ट में कोई हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। तो इन दोनों को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक जो है वो फॉल्ट है एक्चुअल, और दूसरा जो है वो है स्टार्टिंग करंट या इनरश करंट है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यहां से आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम जो एक्चुअल है या स्टार्टिंग का है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ जी? सॉल्यूशन ये हो गया एडिशनल रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मींस कि आपने अब थोड़ा सा और जो है एक रेस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करनी है, जो कि विच विल बी प्रोड्यूस बाय दीज हार्मोनिक कंटेंट्स। या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हार्मोनिक्स हैं उनको आप क्या कर लेते हैं, उनको आप रेस्ट्रेनिंग कायल में से फ्लो करवा देते हैं मजीद, जिससे इसका रेस्ट्रेनिंग टॉर्क और जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आप हार्मोनिक्स को वहां से फ्लो कराते हैं तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो है ये हार्मोनिक्स रेस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और रिले को
इवेपोरेट होने से रोकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को प्रैक्टिकली जो है आप किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या सर्किट लगाते हैं, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने किसी सिग्नल से हार्मोनिक को आइसोलेट करना है, उनको जो है ना अलग करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं जी, नॉर्मली फिल्टर्स लगाते हैं। तो वो फिल्टर्स जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं और फिर वहाँ से जो हार्मोनिक्स हैं उनको या आप ग्राउंड करते हैं या फिर आप जो है रेस्टेनिंग कॉइल में से फ्लो कराते हैं। तो इसके लिए जो है जो सर्किट है, इस रिले में अब आप मजीद एक और मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हार्मोनिक रेस्ट्रेन का, कि आप किस तरह जो है, ये फ्लो शीट है बेसिकली, कि ये प्रोसेस कैसे होगा, इनर्श करंट जो है उससे आप हार्मोनिक्स को कैसे जो है फिल्टर करेंगे। तो ये जो है फ्लो शीट है। इस फ्लो शीट में सबसे पहले जो है फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ से सेकेंडरी करंट्स आप लेते हैं जी I1 और I2, ये आपने CT से ले लिए, ठीक है जी। दीज आर टेकन फ्रॉम दी CTs ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो करंट्स हैं फिर ये क्या हो जाते हैं, ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है स्पीड करंट I1 माइनस I2, दूसरा जो होता है वो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है ये कौन सा करंट है, ये है रेस्ट्रेनिंग करंट। पिछला जो परसेंटेज डिफरेंस लिए उसमें हमने देखा था कि रेस्ट्रेनिंग कॉइल में से ये करंट फ्लो होता है और ऑपरेटिंग कॉइल में से ये करंट फ्लो होता है, जिसको हम कहते हैं स्पिल करंट, और इसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट या रेस्ट्रेनिंग करंट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ब्लॉक जो है, अब आप ये चाहते हैं कि जो करंट है जिसमें हार्मोनिक्स हैं, उन हार्मोनिक्स को आप कहते हैं कि वो ऑपरेटिंग कॉइल में से फ्लो ना हो। क्यों? इसलिए कि जब आप ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो जो स्टार्टिंग करंट है जिसको हम इनवर्स करंट कहते हैं उसमें हार्मोनिक्स होते हैं। अगर वो हार्मोनिक्स फ्लो हो जाए थ्रू स्पिल करंट ऑपरेटिंग कॉइल, तो फिर रिले माल फंक्शन करती है। इसमें से फ्लो होते हैं, कोई मसला नहीं। सर्कुलेटिंग करंट में से जितना फ्लो हो जाए वो इसको उसका इशू नहीं है, इसलिए कि ये जो है ये रेस्ट्रेन करते हैं। लेकिन जो फॉल्स करंट है वो इसमें से फ्लो ना ऑपरेटिंग कॉइल में से तो जाहिर बात है फिर ऑपरेटिंग कॉइल में से हमने जो हार्मोनिक्स हैं उनको ब्लॉक करना है कि वो उसमें से फ्लो ना हो ड्यूरिंग इनरश करंट। तो इसलिए हमें इस स्पिल करंट को पहले फिल्टर करना है। तो यहाँ एक फिल्टर लगाया है जी, जो अभी नेक्स्ट जो सर्किट होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें आपको फिल्टर नजर आएगा। फिल्टर करके आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो जो है आपके पास फिल्टर्ड करंट आ जाते हैं। एक जो है फंडामेंटल कंपोनेंट करंट होता है, दूसरा जो होता है जितने हार्मोनिक्स हैं वो आप यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। यानी फंडामेंटल जो है वो यहाँ हो जाता है, फंडामेंटल के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन जितने भी हार्मोनिक्स अवेलेबल हैं वो जो है अलहदा हो जाते हैं, यहाँ फिल्टर हो जाते हैं। अब जैसे प्रीवियस हमने कहा कि सॉल्यूशन क्या है, कि जितने हार्मोनिक्स हैं, all the harmonics they are flown through the retaining coil। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो स्पिल करंट में से हार्मोनिक्स आपने फिल्टर कर लिए वो भी आपने किसको दे दिए जी, रेस्टेनिंग कॉइल को, और जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो आपने दे दिया ऑपरेटिंग कॉइल को। ये दो जो है ऑपरेटिंग कॉइल यानी इसका टार्क और रेस्टेनिंग कॉइल का टार्क। अब यहाँ पे जो रेस्टेनिंग कॉइल का करंट है वो भी, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पे फिल्टर की जरूरत नहीं है। तो अनफिल्टर्ड है, फंडामेंटल भी है, इसमें हार्मोनिक्स भी है। यहाँ से हार्मोनिक्स आपने फिल्टर किए, दोनों को ऐड कर दिए, और एडिशन के बाद यहाँ पे रेस्टेनिंग टार्क को दे दी। तो
अब जब भी आप ट्रांसफार्मर एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ से तो चले जाएंगे हार्मोनिक्स प्लस फंडामेंटल, लेकिन जो स्पिल करंट में हार्मोनिक्स होंगे वो फिल्टर होके, बजाय ये कि वो ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो हो, वो भी जो है आप रेस्ट्रेनिंग कॉइल को देते हैं, जिससे उसका टार्क मजीद जो है इम्प्रूव हो जाता है और रिले जो है वो माल फंक्शन नहीं करती है। सो दिस इज द फ्लो शीट ऑफ द हार्मोनिक रेस्टेंट परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है जी प्रोसेस में, फ्लो शीट में? नो सर। अब आप नेक्स्ट जो है हम जो फिल्टर्स हैं वो कैसे लगाते हैं रिले में, वो मॉडिफाइड कैसे होती है, ये जो उसका सर्किट डायग्राम है विद हार्मोनिक रेस्ट्रेंट। तो जो पहली वाली रिले थी परसेंटेज रिले डिफरेंशियल रिले, उसमें ये चीज वे नहीं थी, ये वाली। ठीक है जी, दिस वन। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया गया है और यहाँ पे दो फिल्टर्स ऐड किए गए हैं। एक फिल्टर ये वाला है जी, पैरेलल एल। एक फिल्टर ये है सीरीज एलसी। इसके जो आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे गिवन है जी। एक जो है ऑपरेटिंग कॉइल है, ये वाला, और एक है रेस्ट्रेनिंग कॉइल, ये रिले है जी। अच्छा, यहाँ से ये जो फिल्टर है एलसी पैरेलल वाला, इट ब्लॉक्स ओनली द फंडामेंटल। ये जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और जितने हार्मोनिक्स हैं उनको ये पास करा रहा है। ठीक है, यानी ये हाई पास फिल्टर और ये नीचे वाला लो पास। ये जो सीरीज है दिस इज पासेस ओनली टू दी फंडामेंटल। तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऑपरेटिंग का है, इसलिए कि इस फिल्टर में फंडामेंटल फंडामेंटल कंपोनेंट ही फ्लो करेगा। और जो टू वाला है आउटपुट, टू को इन्होंने यहाँ आता है, ये बेसिकली यहाँ पे ये टर्मिनल नंबर है, यानी ये पॉइंट या ये यूं आके इसके साथ कनेक्ट होता है, और वन जो है वो यूं आके, जैसे ये ऑलरेडी कनेक्ट है ऐसे। जीरो जो है ये कॉमन है, यहाँ पे इसको जीरो मिला है, सिमिलरली ये जीरो जो है यहाँ भी कनेक्ट है। अच्छा, ऊपर वाला जो है यहाँ पे रेस्टेनिंग यानी फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स दोनों फ्लो होते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे एज इट इज लिया हुआ है, कोई जो है इसमें फिल्टर नहीं लगा हुआ है, और थ्री और फोर को कनेक्ट किए टर्मिनल्स को यहाँ पे। तो ऑल फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स ये जो है यहाँ फ्लो होते हैं, यहाँ से
फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम जो है ये आपको हर ट्रांसफार्मर में मिलेगी। और इसके लिए जो रिले यूज होती है, ये इसमें बेसिकली डिफरेंशियल यूज नहीं होती, इसके लिए कोर रिले यूज होती है। तो क्योंकि ये फॉल्ट भी कॉमन होते हैं ट्रांसफार्मर में, और आपको ये हर ट्रांसफार्मर में जो है ये स्कीम अवेलेबल होती है। तो इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिखाया गया फॉर एग्जाम्पल शो करने के लिए कि अगर इंटर टर्न फॉल्ट है ट्रांसफार्मर, इंटर टर्न फॉल्ट मींस कि उसके कुछ टर्न्स जो है, वाइंडिंग के टर्न्स हैं, वो लेट सपोज शॉर्ट हो जाए, तो व्हाट विल हैपन, उसके लिए जो है कौन सी स्कीम यूज होगी। ये लेट सपोज एक ट्रांसफार्मर जो है एक ही वाइंडिंग लिया, थ्री फेज नहीं है, सिंगल फेज एक वाइंडिंग लिया उसका एक पोर्शन, और लेट सपोज प्राइमरी साइड जो है वो 400 की बाई 103 है, सेकेंडरी साइड जो है वो 11 है, और यहाँ पे ये जो है कुछ टर्न जो ये वाला आपको दिखाई ये लेट सपोज कुछ टर्न शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटर टर्न यानी कुछ टर्न शॉर्ट हो गए। तो इसमें अपने ये देखना है कि इसके पहले एनालिसिस करते हैं कि फॉल्ट करंट कितना फ्लो होगा, और फिर ये जो स्कीम यूज होती है डिफरेंशियल स्कीम है या ओवर करंट है, क्या ये इस फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकती है, पहले हमने ये देखना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पावर डिसिपेटेड है कितना, फॉर एग्जांपल ये जो वोल्टेज है ये वाला, ये लेट सपोज 5 वोल्ट है अक्रॉस दीज टर्न जो शॉर्ट हुए हैं, और ये जो टर्न शॉर्ट हुए हैं इसका जो फॉल्ट रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल टोटल ये फॉल्ट रेजिस्टेंस है 1 मिलियन, यहाँ पे दिखाया गया जी 5 वोल्ट है, और ये जो पाथ बनता है इसका रेजिस्टेंस है 1 मिली ओम। तो जब ये शॉर्ट हो जाते हैं तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी अगर ये दो पॉइंट्स शॉर्ट हो जाएं जिनका पाथ रेजिस्टेंस है 1 मिली ओम और वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो इसका जो है आई एफ जो होगा वो क्या होगा जी, आई एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी इज इक्वल टू आई आर, और आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी जो है वो 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है 1 मिली ओम, तो फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा 5000 एम्पेयर। तो आई एफ विल बी फ्लोइंग 5000 एम्पेयर इन दीज शॉर्टिंग टर्न, यानी ये इस पाथ में यहाँ से यहाँ होता हुआ ये जब शॉर्ट हो जाते हैं तो 5000 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे इसका ये पावर भी दिखाया गया कि इसमें कितनी पावर जो है वो डिसिपेट होगी। तो आई एफ स्क्वायर आर एफ जो है ये अप्रोक्सीमेटली 25 किलोवाट तक पावर जो है पावर डिसिपेशन होगी। यहाँ पे अब हम ये देखना है कि ये जो टर्न शॉर्ट हुए हैं, ये फॉल्ट करंट जो है जो शॉर्टिंग टर्न्स है उसमें 5000 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। तो इस फॉल्ट को क्या इसको कैसे डिटेक्ट करना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तो आप इजीली इसको रिले लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो, जाहिर बात है कि आपने सीटी यहाँ लगाई हुई है ये इस लाइन पे यहाँ पे, तो अगर सेकेंडरी साइड पे इशू है इसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, इस सीटी पे आना चाहिए डेफिनेटली, इसलिए कि सेकेंडरी साइड पे इंटर टर्न फॉल्ट है। तो हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट यहाँ आएगा कितना होगा, ये इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं। वो ये है कि जो आउटपुट पावर है, यानी लेट्स सपोज हम सिर्फ इसी पोर्शन को लेते हैं जिसमें ये फॉल्ट आया हुआ है, तो इसमें करंट जो है अवेलेबल है 5000 एम्पेयर है, और वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। तो ट्रांसफार्मर का जो फार्मूला है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी इनपुट केवीए इज इक्वल टू आउटपुट केवीए, ये आप सबको पता है। अब आउटपुट वोल्ट एम्पियर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे हम वोल्ट एम्पियर लेते हैं। तो आउट
प्राइमरी VA जो है वोल्टेज आप ले लें मल्टीप्लाई बाय करंट अब आई आपको नहीं पता I1 प्राइमरी साइड करंट ये कितना है, जबकि सेकेंडरी साइड पे आपको वोल्टेज और करंट सो 5 × 5000 इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्राइमरी करंट की 0.11 अप्रोक्सीमेटली 0.11 एम्पेयर यहाँ पे शो किया गया है इस लाइन पे। अब ये 0.11 एम्पेयर जो है ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सीटी लगी हुई है 3000/5 की तो 3000/5 की जो सीटी है वो इस फॉल्ट करंट को 0.11 एम्पेयर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यानी रिले का अगर ये सीटी 3000/5 की सीटी है और प्राइमरी करंट 0.1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी कितना होगा, सेकेंडरी करंट मेरे ख्याल में तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0 एम्पेयर होगा। अब ये 0 तो ये जो सीटी है 3000/5 ये सीटी जो है वो इस करंट को सेंस ही नहीं करेगी, इसलिए कि जैसे ये जो है अप्रोक्सीमेटली 0 एम्पेयर है। सो इंटर टर्न फॉल्ट जो है ये जो करंट है इंटर टर्न फॉल्ट्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट यूजिंग ओवर करंट और डिफरेंशियल प्रिंसिपल ऑफ रिले। इन लेट्स सपोज अगर आप डिफरेंशियल भी इसको सेंस नहीं कर सकेगी, इसके अलावा अगर आप ओवर करंट लगाए ओवर करंट भी जो है बहुत 0 एम्पेयर है अप्रोक्सीमेटली तो वो भी आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए जो है फिर क्या करते हैं आपके दोनों जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम और ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम जो नॉर्मली यूज होती है वो फेल होती हैं टू डिटेक्ट इंटर टर्न फॉल्ट। अब इस इंटर टर्न फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है टर्न शॉर्ट है डेंजरस है, तो उसके लिए जी स्कीम फिर डिजाइन की गई है। इसमें जी कोई क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल में, थोड़ा सी एग्जांपल है समझाने के लिए, क्वेश्चन है तो नहीं सर समझ आ गई सर। चले अब जो है इसके लिए स्कीम कौन सी यूज होती है, बहुत ये स्कीम आपने भी हर जगह पे नाम भी सुना होगा, बकल्स रिले। तो डेवलपमेंट ऑफ बकल्स रिले फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटर टर्न फॉल्ट। अच्छा प्रिंसिपल क्या है इस रिले का, बकल्स रिले जो है ये 1921 में बकल्स ने जो है इसको डिजाइन किया था फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंटर टर्न फॉल्ट, इसी नाम पे जो है उसको बकल्स कहते हैं। ये एब्रिविएशन हो सकता है कि बाद जो एक्चुअल जिनका वो जो लैंग्वेज है उसमें शायद इसको कुछ दूसरे नाम से हो, लेकिन जनरली जो है हम अपने इसमें जो टेक्निकल वर्ड है वो इसको बकल्स ही बोलते हैं। ठीक है जी, हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है जो वो डिफरेंट हो सकती है एक्चुअली, तो खैर है जी हम सारे जो है ना यूज करते हैं बकल्स, इसमें इसको बकली बोलते हैं। ओके प्रिंसिपल क्या है जी, प्रिंसिपल क्या है, इट सेंसेस द फॉल्ट बाय प्योरली नॉन इलेक्ट्रिकल मींस। अब आप देखें जी कि हमने देखा कि इसमें करंट की वैल्यू जो वो कोई भी रिलेशन नहीं कर सकती है, तो वही बात है फिर इसके लिए जो है इसको नॉन इलेक्ट्रिकल मीन से जो है सेंस किया गया है। और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि यूज ऑफ हीट जनरेटेड consequent decomposition of oil। हीट जो है जनरेट होती है, जैसे पिछले हमने एग्जांपल में देखा कि लेट सपोज अगर कुछ टर्न शॉर्ट है तो उसमें हीट डिसिपेशन 25 किलोवाट जो है वो हीट डिसिपेशन होती है, तो ह्यूज हीट विल बी प्रोड्यूस। और यही हीट जो है आगे क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वाइंडिंग है वो ऑयल के अंदर होती है, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, तो अगर वो इस पॉइंट पे हीट जनरेट होगी तो फिर ऑयल भी जो है आपको पता है ड्यूरिंग हीट जो है वो डीकम्पोज होता है। डीकम्पोजिशन के बाद जो है वो ऑयल जो है वो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है और उसमें अप्रोक्सीमेटली 70% जो गैस है वो हाइड्रोजन होती है, बाकी भी गैसेस होती है मीथेन है ईथेन है एसिटाइलिन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में है वो हाइड्रोजन है 70%। तो ये जो है
बेसिकली इस बकस रिले को गैस एक्चुएटिंग रिले भी कहते हैं, इसलिए कि इसका सारा जो ऑपरेशन है वो इसी गैस एक्चुएशन पे होती है, इसलिए इसको गैस एक्चुएटिंग रिले भी कहते हैं। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल हुआ जी, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आगे कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे और ऑपरेशन। सबसे पहले जो एक और फॉल्ट्स जो है, फॉल्ट की टाइप्स हैं, उसमें उसको कहते हैं इंसिपिएंट फॉल्ट्स। तो इंसिपिएंट फॉल्ट्स कौन से होते हैं? इंसिपिएंट फॉल्ट्स होते हैं फॉल्ट्स व्हिच आर नॉट सिग्निफिकेंट इन द बिगिनिंग बट व्हिच स्लोली डेवलप इनटू सीरियस फॉल्ट्स। ये जो है स्टार्टिंग में इतने सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीरियस फॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो हमने रिले की डेफिनेशन पढ़ी थी, नॉर्मली जो प्रोटेक्टिव रिलेज होते हैं वो आफ्टर फॉल्ट जो है वो एक्शन में आते हैं। आफ्टर फॉल्ट यानी फॉल्ट आ गया उसके बाद कोई भी रिले आपको एडवांस में फॉल्ट्स डिटेक्ट नहीं करती है, लेकिन इंसिपिएंट फॉल्ट्स के केस में बकस रिले जो है वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर लेती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और फिर आपने रेमेडियल एक्शन लेना है। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, ये इंटरटर्न फॉल्ट है, ये भी इंसिपिएंट फॉल्ट्स में आता है। और इस फॉल्ट की जो डिटेक्शन है वो आपको एडवांस में बकस रिले बता देती है। तो इसके बाद जो ऑपरेटर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो रेमेडियल एक्शन लेते हैं। ट्रांसफार्मर को लेट सपोज बंद किया, उसके बाद फिर उसको अगर थोड़ी देर तक ये चलता भी है कोई इशू नहीं होता है, लेकिन इसको जो है जल्दी जो है अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इसमें दो डिटेक्शन होती है, एक अलार्म देता है और एक जो है ट्रिपिंग होती है। जिस टाइम बकस रिले ट्रिप कर गई तो इसका मतलब है कि आपने उस फॉल्ट को सीरियस नहीं लिया और डेफिनेटली फिर डैमेजेस ज्यादा होते हैं। इसलिए बकस रिले जब भी आपको अलार्म देती है तो आपने एक्शन लेना होता है और रेमेडियल एक्शन लेना होता है। ट्रांसफार्मर चलता है, एक दो ट्रांस शॉर्ट हो जाए कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर लेट सपोज कोई इंसुलेशन लीकेज है, उसी भी हीट जनरेट होती है, तो वो भी इंटरटर्न फॉल्ट के उसमें आता है। तो अगर इस किस्म के फॉल्ट्स हैं, इंसुलेशन लीकेज है, वहां पे कोई एयर बबल रह गया था, वो ऐसा ऐसा आयनाइज हो गया, तो फिर वो सीरियसली जो इंसुलेशन को डैमेज कर लेता है और आगे जो है डैमेज वाइंडिंग मजीद डैमेज हो सकती है। इसलिए फर्स्ट अलार्म पे भी जो है एक्शन लेना चाहिए। तो ये जी प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसकी जो लोकेशन है बकस रिले की, अगर आपने पावर ट्रांसफार्मर देखे ग्रिड में, नॉर्मली आपको ये जो बकस रिले है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे नहीं मिलेगी। रीजन जो है फिर वही है जी कि आपको अगर ट्रांसफार्मर बंद कराना है तो उसके लिए आपको ब्रेकर लगाने पड़ेंगे। तो एक ब्रेकर लगेगा, फिर वो ब्रेकर को बकस रिले ऑपरेट करेगी। इसीलिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे बकस रिले की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कास्ट बहुत बढ़ जाती है। तो ये आपको पावर ट्रांसफार्मर में ये रिले मिलेगी। और लोकेशन जो है वो अगर आपने ग्रिड का विजिट किया हो तो पावर ट्रांसफार्मर में आपको ये रिले जो है लोकेशन, आप देख रहे हैं कि जो जाता है विच कनेक्ट्स द टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर विद द कंजर्वेटर। ऊपर जो है कंजर्वेटर, आप सबको पता है फंक्शन क्या होता है कंजर्वेटर का। तो बकस रिले जो है वो इस पाइप के ऊपर यहाँ लगी होती है और ये ऑयल जो है वो फ्लो होता है थ्रू बकस रिले एंड टू द कंजर्वेटर। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये दिखाया गया है जी, ये जो ऑयल है, ये ऑयल यहाँ से होता हुआ कंजर्वेटर में जाता है। और जो भी जो है फॉल्ट जब भी आता है तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जब ये ऑयल डिकम्पोज होता है, हीट अप होता है, एंड इट रशेस
टू द कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का काम क्या है, सबको पता है। कंजर्वेटर जो है वो यहाँ पे स्पेस ऑयल को और द एक्सपेंशन, ऊपर जो है आपको फ्री स्पेस यहाँ नजर आ रहा है। ऑयल जब हीट होता है देन इट रशेज इनटू द थ्रू द बकस रिले टू द कंजर्वेटर। इसके बाद कूल होता है तो फिर वापस आता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी कंजर्वेटर से फिर यहाँ पे गैसेस वगैरह जो है वो आप सैंपल लेते हैं और फिर आगे एनालिसिस करते हैं। तो ये जो है इस स्लाइड में आपको बकल्स रिले की लोकेशन दिखाई है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होती है। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? सर जी जी सर ये सिंपली हीट को सेंस करता है, जी ये बकल्स रिले सिर्फ हीट को सेंस करता है। ये जो है बेसिकली अभी इसका फंक्शन आ गया है ना, ये कैसे जो है बेसिकली ये गैसेस जो है और ऑयल जितना ज्यादा डिकम्पोज होगा ना तो उतना ही उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। तो ये गैस एक्चुएटिंग रिले इसको कहते हैं। गैस हीट को नहीं करता है। हीट बेसिकली ये इनडायरेक्ट हुआ है ना, पहले हीट जनरेट होती है, फिर वो हीट जो है वो ऑयल को डिकम्पोज करती है, इसके बाद फिर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो गैसेस जो है वो आगे जो है थ्रू द बकस रिले और ऑयल जो है विद ऑयल वो आगे जो है फ्लो कराता है। तो ये ऑयल की जो सर्ज आती है, ऑयल सर्ज, वो ऑयल सर्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बकस रिले। ये आगे हम इसका प्रिंसिपल अभी देखेंगे ऑपरेशन। जी सही है सबने देखी हुई है ये रिले या नहीं? जी सर, देखिए। देखिए यस ओके। ये जो है आपको ये जी सर। इस साइड पे इसकी जो डिफरेंट उसमें आती है शेप्स में। ठीक है जी, ये यहाँ से वो पाइप फिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ग्लास लगा होता है। यहाँ से हम ऑयल लेवल भी देखते हैं, ठीक है जी, ऑयल की क्या पोजीशन है। ऊपर जो है कुछ आपको ये जो है कनेक्टर्स हैं जहां से ये आपके अलार्म और ट्रिपिंग सिग्नल होते हैं। और ये जो कुछ रिलीफ वॉल होते हैं, बाद एयर लॉक हो जाता है तो उस एयर को आप रिमूव करते हैं यहाँ से वो ये वॉल होते हैं, इस वॉल को आप ओपन क्लोज करते हैं। तो बहुत सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है, इतनी उसमें नहीं है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। और ये पाइप्स हैं, एक साइड पे ये पाइप है, दूसरे पे ये है। ये इसी तरह यहाँ पे आप देखें जी, ये आपको नजर आते हैं जी, इसमें फ्लोर्स होते हैं नजर आते हैं। इसी तरह ये कनेक्टर्स हैं और ये रिलीज वॉल है। यहाँ से ये जो फ्लैंज आपको नजर आ रहे हैं, ये दो फ्लैंज, एक फ्लैंज ये है, एक फ्लैंज ये। तो ये जो है एक साइड पे आप मेन टैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरा एंड जो है वो कंजर्वेटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जनरली जो शेप में नजर आएगी वो इस टाइप की बकल्स रिले जो फिजिकल उसकी शेप है वो ऐसी होती है। अच्छा जी, इस साइड पे थोड़ा सा इसका ऑपरेशन दिखाया गया है जी। और जैसे हमने कहा कि इसमें दो जो है आपको सिग्नल्स मिलेंगे, एक अलार्म वाला सिग्नल मिलेगा और एक जो है आपको ट्रिप सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी इंटरनल जो है वेन, ये वेन लगी होती है और ये वेन यहाँ पे बेसिकली जो है पिवट होता है जो कि इस ये जो है इस वेन को मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लोट लगा होता है, ये फ्लोट। तो ये फ्लोट एक तो आपको आयल लेवल भी बताता है, ट्रांसफार्मर आयल लेवल की क्या पोजीशन है। और इसके बाद जो है जाहिर बात है कि जब ये ऑयल जो है जब सड़ जाती है तो उसकी वजह से ये ऑयल जो है वो सारा यहाँ से निकल के आगे जो है कंजर्वेटर को जाता है। तो लेट सपोज अगर किसी वजह से ऑयल भी कम हो जाए तब भी जो है ये फ्लोट ऑपरेट होता है, ये नीचे आएगा। यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, जब ये लेवल नीचे आएगा तो ये फ्लोट भी इसके साथ नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पीवट लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इसको जो है ना ये जो शॉर्टिंग कंटेंट है इसको इसके साथ क्लोज कर देगा और अलार्म आ जाएगा। तो लो ऑयल का अलार्म भी हो सकता है और
फॉल्ट का भी हो सकता है। दोनों केसेस में अलार्म आएगा। अब पहले केस में लेट्स सपोज अगर फॉल्ट सीवियर नहीं है, मतलब हीट जनरेट हुई है लेकिन वो इतनी सीवियर हीट नहीं है कि वो ये ऑयल को मजीद और डिकम्पोज करके सर्ज को बढ़ा दे, तो उसमें जो ऑयल जो गैस प्रोड्यूस होंगे उनकी जो क्वांटिटी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो यहाँ पे एकमुलेट होते जाते हैं और इस लेवल को आपको पता है गैसेस वो सारे यहाँ पे एकमुलेट होती जाएंगी। तो इनिशियल केस में अगर सीवियर नहीं है फॉल्ट, फॉल्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो हीट अभी जनरेट इतनी नहीं हुई है, तो उस वक्त आपको अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये अलार्म एक्टिवेट होगा तो नहीं करेगा, ये जस्ट वहां पे आपके जो कंट्रोल रूम में है एनंसिएटर का होगा या आपके डिस्प्ले पे जो है वो अलार्म भी बजेगा और मैसेज भी आएगा कि जी बाकस के लिए जो है वो अलार्म है, अब आप चेक करें कि क्या ऑयल लेवल डाउन हुआ है या एक्चुअल जो है ट्रिपिंग है, सॉरी एक्चुअल जो है वो फॉल्ट है। तो वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। दूसरे केस में लेट सपोज अगर ये नॉन अटेंडेड हुआ तो ये जो सर्ज लिखा हुआ है ऑयल सर्ज, अगर ये सर्ज मजीद जो है यानी सर्ज अगर सीवियर नहीं है तो ये वेन जो है जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो इतनी चूंकि उसकी वो नहीं होगी कैपेसिटी कि वो इस वेन को जो है वो आगे ले जाए, ऐसे ये ऐसे ऑपरेट होगा, ऐसे ऐसे जब ये ऐसे होगा तो ये जो शॉर्टिंग कंटेक्ट है ये इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। तो आयल सर्ज जो है अगर सीवियरिटी कम है तो फिर ये जो है अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अगर ये आयल बहुत ज्यादा यानी पीछे जो है सीवियर किस्म का जो है आगे हीट जनरेट हुई है और ये जो सर्ज है ये इसको जब स्ट्राइक करेगा तो ये नीचे आएगा, ये वेन जो है यहाँ पे पिवट है, ठीक है, जिसके क्रॉस ये मूव करता है, ये ऐसे यूं आएगा और ये दोनों कांटेक्ट शॉर्ट कर देगा, जिससे जो है अब ये ट्रिप सिग्नल है, आगे जो है जो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है उसको ये बंद करा देगा। तो ट्रिपिंग इज वेरी डेंजरस। बकस रिले में ट्रिपिंग को जो है वो आपने नहीं आने देना है किसी सूरत भी। आपने अलार्म चेक करना है, ऑयल ऑयल लेवल आपको जो है कंजर्वेटर में भी नजर आता है ऑयल लेवल वहां पे कि अगर ऑयल लेवल है तो आप ये नॉर्मली पता है जब लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं ऑयल लीकेज वगैरह होती है उनको पता होता है कि जी ये बकस रिले का है या लो ऑयल का है। तो एनी हाउ इसके जो अलार्म को कभी जो है लाइट नहीं लेना चाहिए, हमेशा सीरियस लेना चाहिए। और इसलिए कि अलार्म के बाद ट्रिपिंग जो है उसके बाद आपने ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज ही नहीं करना है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर इज सीवियरली डैमेज्ड, उसका जो है वाइंडिंग डैमेज हो गई है। तो जो पहले आपको पता है आप ग्रिड में ट्रांसफार्मर जो है वाइंडिंग डैमेज हो जाए उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। ट्रांसफार्मर की आप देखते हैं उसकी कैपेसिटी 13 MVA का एक ट्रांसफार्मर है, लेट सपोज 14 MVA का, उसको खोलना डिसमेंटल करना फिर ग्रिड में तो उसकी रिपेयरिंग नहीं होती, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू सम वर्कशॉप, वर्कशॉप में फिर वो शिफ्टिंग भी जो है ना अजाब है, इसलिए जो है इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी आप काम कर रहे हैं अलार्म आ गया बकस रिले का, इसको आप सीरियसली लिया करें जी। तो ये ऑपरेशन है बकस रिले का। इसमें जी ऑपरेशन में कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, क्लियर। नहीं है सर कोई क्वेश्चन। अच्छा जी, अब एक और चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है बकस रिले में, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें जी, यहाँ पे एक टेबल है जी, ये टेबल छोटी है, नेट पे और भी जो है टेबल्स अवेलेबल है, डिटेल टेबल, ठीक है जी। उसका यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स ली थी, डायग्नोसिस एंड टाइप ऑफ गैस, ऊपर जी एनालिसिस ऑफ ट्रैप्ड गैसेस इन कंजर्वेटर। अच्छा जी, ये जब इंटरनल कोई मसला होता है ना किसी वजह से
लेट्स सपोज कोर में इशू है, वाइंडिंग में इशू है, इंटरटर्न फॉल्ट है, या कोर जॉइंट्स लूज है, या तो बकल्स रिले उसके बाद जो कंजर्वेटर है वहां पे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको आप इजीली जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वो जो एनालिसिस है ये बेसिकली लैब्स अवेलेबल होते हैं, फैसलाबाद में भी बड़ी अच्छी लैब है इसकी। वहां पे ये जो गैसेस जब आप कंजर्वेटर से सैंपल ले लेते हैं, ठीक है जी, बकल्स रिले लेट्स सपोज ऑपरेट हो गई, उसके बाद मैंने कहा ना कि डीकम्पोजिशन के बाद फिर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं हाइड्रोजन के अलावा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर गैस के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी इसके साथ मीथेन है, एसिटाइलिन है, और चीजें भी हैं। तो ये पूरी डिटेल जो टेबल है नेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करें, अपने पास सेव कर लें अपने मोबाइल्स में। ठीक है, क्योंकि ये चीजें फिर जब आप काम कर रहे होते हैं तो रेडी रेफरेंस के लिए जो आपके पास अवेलेबल होती हैं, आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल जो है टाइप ऑफ गैस, वहां पे जब आप लैब में ले जाते हैं वो एनालिसिस करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास मीथेन और हाइड्रोजन आई है, तो इसमें जो डायग्नोसिस है इन ऑयल बिटवीन, यानी जो अंदर कोर पार्ट है उनका आपस में उसमें आर्किंग हो रही है, जिससे जो है ना जो हीट प्रोड्यूस हुई है और ये गैसेस प्रोड्यूस हुई है। तो इसी तरह ये डिफरेंट गैसेस जो है ये उस टेबल में, यहाँ पे एक और कॉलम है जिसमें से हर गैस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, या वो मैंने नहीं लिया उससे, जस्ट आपको दिखाने के डायग्नोसिस में आपने क्या देखना है। तो ये आपको इजीली जो है फिर डायग्नोस करके बताता है कि आपने आपके ट्रांसफार्मर में इशू किस पॉइंट पे है, ताकि आप जल्दी जो है उसको एड्रेस कर लें। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जी, इसको आप स्टडी कर लें। ठीक है जी। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जी? इस टेबल को आप डाउनलोड कर लें जी, अवेलेबल है। देख लिया जी टेबल? जी सर। यस। अब इसमें हाइड्रोजन लास्ट पर हॉट स्पॉट इन वाइंडिंग, हाइड्रोजन है CH4CO2 एंड HCS, में एसिटाइलिन है, ये मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। अगर ये गैसेस जो है ट्रैप गैसेस में ये चीजें आ जाए तो फिर उसका जो डायग्नोस है दैट इज हॉट स्पॉट इन द वाइंडिंग। हाँ, वाइंडिंग में हॉट स्पॉट है, कहीं पे पंक्चर हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो है इसी तरह आपने इस टेबल को रीड करना है। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है जी? काफी है या आगे चले? जी यस सर काफी। इंशाल्लाह कल जो है फिर हम ओवर फ्लक्सिंग है, और ओवर फ्लक्सिंग के बाद जो है ना एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको हम, ये बेसिकली डिजाइन से रिलेटेड है कि रिले को आप कैसे सेट करते हैं ना, जैसे हमने फीडर प्रोटेक्शन में रिले देखी थी, तो इस तरह डिफरेंशियल को आपने कैसे सेट करना है या इसको कैसे चेक करना है, ये जो है लास्ट इसका टॉपिक होगा। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो सर। नो सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।